जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये पागलपन का दौर है। उमर खालिद को रिहा करो, रिप्रेस। 2014 के बाद ये जो पागलपन का जो दौर चल रहा है, अगर आप रिप्रेशन के खिलाफ काम करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। एग्जाम में धांधली, पढ़ाने में धांधली, अध्यापक और कुलपतियों के चयन में धांधली। ऐसा लगता है कि ये जो नया भारत है ये अपने नौजवानों को तालीम नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहते कि लोग अपना दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से वो अपनी बातों को रखें, वो नहीं चाहते। एक खुल्लम खुला झूठ बताया जा रहा है और इस झूठ को जो है बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर दस्तक डालें तो न जाने क्या आपको सुनने को मिलेगा। कहाँ पे जाके हम जस्टिस मांगे जब कोर्ट कचहरी का रवैया ये है। जंतर मंतर में जो सैलाब हमने देखा, जो एक तरह से इस पागलपन के दौर के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा था, ये सैलाब उस सियासत, उस प्रणाली का एक प्रोडक्ट है जिसने शिक्षा को एकदम ख़त्म करने की कोशिश की। जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ये पागलपन का दौर है। जिस सैनिटी की हम उम्मीद कर रहे हैं वो शायद और थोड़ा हमको इंतज़ार करना पड़ेगा और शायद हम अपने काम से वो दिन करीब ला सकते हैं। लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि आज का दौर पागलपन का दौर है, जहाँ पे एक मेंबरान पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट जा सकती है ये कह के कि मुझे खौफ है कि कहीं पे मैं जाऊं पुलिस थाने में तो मुझ पे हमला होगा, मुझ पे अंडे फेंके जाएंगे। और कोर्ट कहता है कि आप सियासत, आप पॉलिटिक्स में हैं और आप अंडों से लड़ते हैं। कोर्ट ये नहीं कहता दूसरे एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन से कि आप नेता हैं, आप पार्लियामेंट जाने से डरते हैं। पागलपन का एक और नमूना देखिए बंबई में, जिस तरह से छात्रों पे झूठा मुकदमा, एक अजीब व गरीब किस्म की लॉजिक जज साहब के कलम के जानिब से ये जस्टिफाई करने के लिए कि आपको जमानत नहीं मिल सकता। लड़कों पे इल्ज़ाम क्या था कि उन्होंने इत्तेफाक से आज के इस फंक्शन के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने स्लोगन उठाए कि उमर खालिद को रिहा करो। तो इस मंच से मैं अपनी बातों को इसी स्लोगन से शुरू करूंगा जिसके चलते छात्रों को गिरफ्तार किया बंबई में कि उमर खालिद को रिहा करो। ये किताब जो है थोड़ा बहुत आप काफ़ी कुछ आप सुन चुके हैं। ये कहानी ब्रिटिश हुकूमत के ज़माने का बताते हैं उमर खालिद। और जब मैं प्रभु महापात्रा का, प्रोफेसर महापात्रा का जो एक एनालिसिस सुन रहा था तो उन्होंने एक फ्रेज़ इस्तेमाल किया कि अंग्रेज़ों ने आदिवासियों को पैसिफाई करने की कोशिश की। पैसिफाई का मतलब वो तो एक यूफेमिज्म है, अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रेस। अंग्रेज़ों का मंसूबा ये था कि भाई किस तरह से हिंदुस्तान के अलग अलग जो लोग हैं, आदिवासी हो, दलित हो, अलग अलग प्रदेशों के लोग हों, मजदूर हो, किसान हो, किस तरह से उनको पैसिफाई किया जाए, किस तरह से उन पर दमन, अत्याचार, रिप्रेशन लगाया जाए। लड़ाई ये थी उस ज़माने की। और जाहिर है कि अगर आप उस पैसिफिकेशन के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो अंग्रेज़ों ने आप पे कार्रवाई तो करेंगे। 2014 के बाद ये जो पागलपन का जो दौर चल रहा है, नया भारत जिसको कहते हैं, अब अगर आप रिप्रेशन के खिलाफ काम करते हैं तो आप पे कार्रवाई होगी। अगर आप
बीते हुए एक ज़माने के रिप्रेशन के बारे में लिखेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। पैसिफिकेशन ऑफ द स्कॉलर, अपूर्वानंद ने कहा कि भाई यहाँ तक कि एक लाइब्रेरी में किताब का रहना आपको खतरे में डाल सकता है। किसी सिलेबस में आपने एक टेक्स्ट बुक, एक बुक को प्रिस्क्राइब किया, आपको खतरे में डाल सकता है। अक्सर हम लोग, नेहा और हम तो, आरफा नेहा और हम पत्रकार हैं, अक्सर हम लोग रोया करते हैं कि भाई पत्रकारिता की हालत बहुत ख़राब है, बहुत दमन हो रहा है, बहुत सारे पत्रकारों पे केस लगे हुए हैं। ये सच है, हकीकत है। लेकिन मुझे लगता है कि जितना दमन, जितना जो है वायलेशन एकेडमिक कम्युनिटी झेल रहा है, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोग अफेक्टेड हैं। जंतर मंतर में जो सैलाब हमने देखा, जो एक तरह से इस पागलपन के दौर के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहा था, ये सैलाब उस सियासत, उस प्रणाली का एक प्रोडक्ट है जिसने शिक्षा को एकदम खत्म करने की कोशिश की। एग्जाम में धांधली, पढ़ाने में धांधली, अध्यापक और कुलपतियों के चयन में धांधली। ऐसा लगता है कि ये जो नया भारत है, ये अपने नौजवानों को तालीम नहीं देना चाहता। वो नहीं चाहते कि लोग अपना दिमाग को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से वो अपनी बातों को रखें। वो नहीं चाहते कि ये सब हो। तो नेहा जी, आपका सवाल, मुझे लगता है कि खतरा अभी भी मुझे लगता है कि हर दिशा से नजर आता है। झूठ बोला जाता है पार्लियामेंट में, जहां आपके सामने सबूत उन मरीजों के शरीरों के जरिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जहां हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स बताते हैं, जहां आरटीआई इंक्वायरी बताता है, जहां पुलिस की डायरी बताते हैं कि गोलियां बरसाई गई, वहां पे मंत्री पार्लियामेंट में खड़े होकर कह सकते हैं कि गोली नहीं चली। एक खुल्लम खुला झूठ बताया जा रहा है, और इस झूठ को जो है बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं उस झूठ को आगे बढ़ा रहे हैं। आप कोर्ट कचहरी के दरवाजे पर दस्तक डालें तो न जाने क्या आपको सुनने को मिलेगा। जब मैं ये 30 छात्रों के किस्से को सुन रहा था कि उन्होंने कोई किताबें डाउनलोड की, पुलिस का इल्जाम था कि उन्होंने कुछ ऐसी किताब डाउनलोड की है, तो जब छात्रों के वकील ने कहा कि भाई ये किताब तो इलीगल नहीं है, इन पे कोई बैन नहीं लगी है, तो जज साहब ने कहा फिर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि किताब को डाउनलोड क्यों किया। वो दिन शायद दूर नहीं कि अगर आपने एक मशहूर किताब है लिटरेचर में, टू किल अ मॉकिंग बर्ड, हार्पर ली की किताब है, हो सकता है कि आने वाले दिन में कोई जज कहे कि आपने डाउनलोड किया तो किल अ मॉकिंग बर्ड, अच्छा तो सबसे पहले तो 302 का इस पे केस लगाओ, उसके बाद मॉकिंग बर्ड तो एनवायरमेंटल कानून के तहत भी इनको पकड़ा जाए। और गनीमत यह है कि जज साहब हो सकता है ये भी कहे कि भाई हार्पर ली को शामिल किया जाए कि ये साजिश में ये शामिल है। तो हम लोग हंस रहे हैं, लेकिन हंसी मतलब कि हंसी से हम क्या कर सकते हैं? कहाँ पे जाके हम जस्टिस मांगे जब कोर्ट कचहरी का रवैया ये है, जब पार्लियामेंट में झूठ बोला जाता है, जब छात्रों को एक शांतिपूर्ण तरीके से एक अपना डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार नहीं मिलता, जब जो पत्रकार इसके बारे में लिखते हैं, सच्चाई के बारे में लिखते हैं, जो तल्ख सवाल पूछते हैं, उन पे अक्सर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं, जब अध्यापकों को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि आपने फलां किताब क्यों प्रिस्क्राइब किया, आपने कोर्स में ये क्यों कहा, जब छात्रों पे केस हो जाते हैं, और जब उमर खालिद जैसे एक ब्रिलियंट माइंड को आपने 6 साल बंद किया है। मैं सोच रहा था जब मनोज झा जी थे, उन्होंने कहा कि मैं राज्यसभा में हूँ, हो सकता कि कल ना रहूँ। राज्यसभा की मियाद जो है वो, आपका जो टर्म है वो 6 साल है, और 6 साल जो है
जेल वाले राज्यसभा में ऑलरेडी उमर खालिद वो 6 साल काट चुके। एक लंबा अर्सा होता है किसी के लाइफ में। आप एज एन एक्सरसाइज आप ज़रा सोचिए अपने लाइफ में, किसी भी 6 साल के पीरियड को सोचिए कि उन 6 साल में मैंने क्या क्या किया। एक बहुत लंबा अर्सा होता है। और यहाँ इस जो सलाखों के पीछे उमर खालिद है, वो उसकी मियाद अभी तक तय नहीं हुई। सरकार के हाथ में बात को छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप 1 साल के बाद आप आ सकते हो वापस। 1 साल के बाद भी कोई गारंटी नहीं। और नाइंसाफी उनके साथ तो हो ही रहा है, लेकिन साथ साथ मैं इस चीज़ को सीधे तौर पे जो जेनजी का जो प्रोटेस्ट है, जो एजुकेशनल क्राइसिस, इससे मैं जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपके सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को आप इस तरह से जेल के अंदर बंद करेंगे, रिसर्च नहीं करने देंगे, अपना काम नहीं करने देंगे, उनकी बातों को आप तोड़ मरोड़ के अदालत में पेश करते, जहां उन्होंने अमन और शांति की बात की, वहां पे जैसे अपूर्णानंद जी ने कहा कि जज साहब कह रहे हैं कि हाँ बात तो रखी, लेकिन उनके दिमाग में क्या था। तो एक ऐसा जो है एक सिचुएशन बनाया हुआ है। मुझे लगता है कि उमर खालिद के स्कॉलरशिप को पूरी तरह मतलब it's a tribute to his scholarship. It's a tribute to the fine mind that he has been able to accomplish and produce a book of this quality. That he remains unbowed, he remains determined to fight for justice, and I think it's essential that through this meeting, other discussions about the book, we remain focused on this absolutely terrible injustice that India is doing, New Bharat is doing, to Umar Khalid, Sharjeel Imam, Mahesh Raut, Surinder Gadling, other prisoners of conscience who are rotting in jail year after year, no prospect of trial, with the most absurd charges being leveled against them. दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।